तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज हमारी ये क्लास जो होने वाली है ये स्पेशल जो है हिस्ट्री क्लास होने वाली है, जिसमें हम बीपीएससी टीआरई 3 में जो दोबारा पेपर हुआ था और जो टीआरई 3 का जो पेपर निरस्त हो गया था, पेपर लीक हो गया था, उसमें पूछे गए इतिहास के हम 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इस जो है क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए, कुछ हमारी पिछली क्लासेज जो है वो पड़ी हुई हैं आपके लिए, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 की बुक से हैं, और जल्दी ही हम 20 तारीख से 21 तारीख से फिर से शुरुआत करने वाले हैं घटना चक्र की बुक का। तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखिए, इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वैसे हम आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का पूरा जो है आपको हम करवाने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट इसमें साइंस से लेकर बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी करवाने वाले हैं। इसके बाद हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से भी आपको सारे के सारे पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करवाने वाले हैं। वैसे इस बुक में अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर आप इसका देख लीजिए। देखिए, ये सॉल्व पेपर इसमें मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, और यहाँ पर इसकी इसे सूची दी गई है। देखिए, टीआरई 2 और 3 के सभी इसमें आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिल जाएंगे, जो पीवाईक्यू सहित सम्मिलित किए जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग ये देखिएगा जरूर। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और पेपर जो है पूछा कहाँ से जाता है। हम आपको जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका कहीं से भी बाहर से सवाल आपसे न पूछे जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देख लीजिएगा, फिर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और हम वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेशन का पहला सवाल है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का जो है विकास हुआ था। तो ये गुप्त और वाकाटक युग के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो सही जवाब माना गया था वो था मीमांसा दर्शन का जो है विकास हुआ था। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए, यहाँ से जो है आपका सवाल फिर से बन सकते हैं। देखिए, जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, और उसी समय दक्कन की राजनीति में एक प्रबल शक्ति के रूप में वाकाटक वंश का जो है उदय हुआ। गुप्तों और वाकाटकों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही शकों का विनाश संभव हो पाया। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित होने के फलस्वरूप मीमांसा भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। मीमांसा का शाब्दिक तर्क और व्याख्या की कला, जो विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज सिद्ध करने के लिए तर्क व बहस का इस्तेमाल करता है। अगला सवाल देखिए, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका किसने निभाई थी। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको जो है इसके जो है ऑप्शन भी दिखाऊंगा। देखिए, अब ये किसके जो है मुख्यतः कह रहा है कि इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। तो किसके सहायक के रूप में भूमिका इसने निभाई थी? ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारतीय के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, या जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए, या जो है आपका मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए विचार का प्रचार करना। तो इसने जो है मुख्यतः ये बताया था कि अंग्रेज जो है भारत से धन कैसे ले जा रहे हैं बाहर। तो ये जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारतीय के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था इस बुक ने। क्या नाम था उस बुक का? तो बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसका नाम था बुक का। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1901 में लिखी गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देखिए। धन निकास के सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ का उल्लेख जो है दादा भाई नौरोजी ने अपने पत्र जो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और अपने लेख में इसमें इन्होंने लिखा था, और यह लेख 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया गया। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने में सहायक भूमिका निभाई गई, जबकि जाति व्यवस्था के उन्मूलन व मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन के क्षेत्र का विचार के प्रसार जो का इस पुस्तक के प्रकाशन में किसी भी प्रकार का सहायक भूमिका इसमें नहीं रही थी। अगला सवाल देखिए, कपड़ा मिल। ठीक है, भारत में पहली कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछा गया था। भारत में जो है कपड़ा मिल सबसे पहले जो है 1854 में यह स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, बम्बई में स्थापित की गई थी। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये
1851 जो है सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल जो है इसकी नींव 1851 में बम्बई में डाली गई। यहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए। पारसी एक व्यक्ति थे कावास जी नानाजी डाभार, ठीक है, इन्होंने 1854 में पहला कारखाना जो है स्थापित किया था। तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। अगला सवाल देखिए, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और इसके नेता कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके नेता थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा आप सभी लोग जानते होंगे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सभी के सभी बीपीएससी TRE 3 के जो है सवाल हैं। करतार सिंह सराभा एक भारतीय क्रांतिकारी थे। जब वे गदर पार्टी के सदस्य बने तब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। करतार सिंह सराभा का वक्तव्य था कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य जो है भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। नवंबर 1915 में लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र जो थी वो 18 वर्ष थी। अगला सवाल देखिए, मुला मस्कत बोलन। और मुला मस्कत बोलन क्या है? तो ये सभी जो है ये पर्वतीय दर्रे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये पर्वतीय दर्रे हैं। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो है मुला मस्कत और बोलन जो है ये आपके एक अफ़गानिस्तान के जो है ये सभी दर्रे हैं। और बोलन दर्रा अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीमा के 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और यह दर्रा दक्षिण में रिंडली से उत्तर में कोलपुर के पास बोला नदी तक फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो ये कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये 1946 में हुआ था। याद रखिएगा 1946 में। इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो है ये 18 फरवरी 1946 में बम्बई में हुई थी, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई स्थित सिग्नल स्कूल अराजदिष्ट नौसैनिक अधिकारी, जिन्हें रेटिंग कहते थे, ने वेतन तथा भोजन इत्यादि के भेदभाव, जाति भेद, उग्र व्यवहार और भारतीयों के लिए राष्ट्रीय चरित्र के प्रति अत्यंत अपमानपूर्ण शब्दों के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। शीघ्र ही यह विद्रोह बंदरगाह पर स्थित 20 जलपोतों के 24,000 सैनिकों में फैल गया था। अगला सवाल देखिए, क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? क्राउन शासन के तहत पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद उसे ही जो है प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता जो है शामिल था ये आपको बताना है। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि कौन से। देखिए कौन थे, तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था सोनाराम संगमा या पातोगन नेंगमिंजा नामक दो गारो जो है व्यक्ति थे। एक का नाम क्या था? सोनाराम संगमा, और जो है पातोगन नेंगमिंजा, जो 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक के प्रारंभ में उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध को संगठित करने के लिए गारो हिल्स में सुप्रसिद्ध हैं। दिए गए उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल था और इसका जो सही जवाब था ये 241 मील था, ठीक है, 241 मील था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में से अपना ऐतिहासिक जो है दांडी मार्च शुरू किया था। कहाँ से? तो नौसरी जिला गुजरात में ये जगह पड़ती है। 15 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी यात्रा के बाद वह दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला सवाल देखिए, मंगोल साम्राज्य में यम क्या था? मंगोल साम्राज्य में जो है यम क्या था ये आपको बताना है। तो ये जो है एक प्रकार की जो है कोरियर सिस्टम था, कोरियर प्रणाली थी। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प। देखिए मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम एक कुरियर प्रणाली थी जिसे हरकारी पद्धति या याम पद्धति भी कहते थे। मंगोल शासक
चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत इस पद्धति में और सुधार लाया गया और इस पद्धति की गति व विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को जो है कम करना था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक था? तो 1914 से 18 के बीच में था। उस टाइम पर आप देखेंगे तो एक 1919 में एक एक्ट आया था जिसको हम रोलेट एक्ट कहते थे, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस एक्ट में जो है प्रस्तावित था कि जो है किसी पर भी जिस पर भी संदेह होगा उसको बिना जो है दलील के, बिना किसी मुकदमे के उसको पुलिस जब तक चाहे जेल में रख सकती है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करना था। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। इस एक्ट की जो है मूल भावना यही थी और ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉयल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की जिसका उद्देश्य यह जांच करना था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट शुरू हुई? ठीक है, तो किस घटना से जो है राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में जो है गिरावट शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो एसिबेनिया पर जो है इटली का हमला हो गया, तब भी ये चुपचाप देखते रहे। इसके अलावा मैं भी आपको और ऑप्शन दिखाता हूँ। अब क्योंकि ये खामोश रहे इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो ये भी सही है। जापान जो है मंचूरिया पर आक्रमण कर रहा था, तब भी ये खामोश रहे, तो इसीलिए जो है लीग ऑफ नेशंस का जो है अधिकार और पावर इनकी जो है गिरती रही। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से वह एबिसिनिया पर जो है इटावली हमला और जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण कर न रोक पाना था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पता चलता है कि राष्ट्रसंघ भविष्य में युद्ध न होने देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में असफल रहा और यह संघ आक्रामक देशों को कमजोर देशों पर आक्रमण करने से नहीं रोक सका। राष्ट्रसंघ की सबसे कमजोर कड़ी यह थी कि राष्ट्रसंघ को विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त ही नहीं था। अगला सवाल देखिए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ष। ठीक है, हर्ष हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के शासक हर्ष, इनका टाइम पीरियड जो था ये 606 से 47 तक था। इनको बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। हर्ष ने धार्मिक नीति का पालन किया। वह अपनी प्रारंभिक जीवन में शैव थे, परंतु धीरे धीरे वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक बन गए। एक निष्ठावान बौद्ध के रूप में उन्होंने महायान के सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए कन्नौज में एक भव्य सभा आयोजित की और इस प्रश्न के अंग्रेजी वर्जन में ईस्वी जो है अंकित है, जबकि हिंदी में ईसा पूर्व है। तो इंग्लिश को ही सही माना जाता है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, अगर कहीं भी जो है इस तरह के जो है उल्टा सीधा अगर देखने को मिलता है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है और हिंदी में कुछ और लिखा है, तो जो इंग्लिश में लिखा है वही सही माना जाएगा। इसलिए जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो आपको जो है इंग्लिश को ही सही मान के चलना है। देखिए, इन ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? अब ये आपको बताना है। ये पहला सवाल था और किसी ने नहीं सुना था, ये कहाँ से आया था? तो ये 1901 की बात है। आव्रजन प्रतिबंध अधिनियम जो है ये व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति के नाम से लागू किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी या श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति जो है इसके तहत जो है निकाला गया था। देखिए, 1901 के आव्रजन प्रतिबंध और अधिनियम को व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाल दिया जाता था, क्योंकि आदिवासी समाज विलुप्त होने के कगार पर था और उनको समाज की मुख्यधारा में लाने व नस्लीयता को कम करने के लिए आदिवासी बच्चों को श्वेत समाज में रहने व उनकी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था के दृष्टिकोण से उन्हें उनके परिवारों से जो है अलग किया जाता था। अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? जो राष्ट्रसंघ था, देखिए ये एक तो यूनाइटेड नेशन है, ये नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र इसको बोला जाता है। देखिए इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है ये पहले विश्व युद्ध के बाद हुई थी, वर्साई की संधि के बाद। ठीक है, वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये आपका सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। ये 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आप थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिएगा। राष्ट्र
राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप हुई और वर्साई की संधि का मसौदा अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में किया जाता था। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी और यह 15 भागों में विभक्त थी और 440 अनुच्छेद थे। इसके प्रथम भाग में राष्ट्रसंघ की स्थापना, संगठन व कार्यों का उल्लेख किया गया। अगला सवाल देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए और ये कब आया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भाषाई समाचार पत्रों की कटु आलोचना से परेशान होकर लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास किया, जिससे भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता सरकार को इसीलिए थी क्योंकि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों की तुलना में भाषाई समाचार पत्रों का वितरण जो है अधिक हो गया था। अगला सवाल देखिए, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? अब देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए, बंगाल का विभाजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये 1905 की घटना है। देखिए, जो की संधि नहीं, ये सेवर्स की संधि थी, याद रखिएगा, सेवर्स की संधि। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, सेवर्स की संधि थी, सेवर्स की संधि। तो देखिए, सेवर्स की संधि कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो ई विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, सेवर्स की संधि के बाद जो है अंग्रेजों ने वादा किया था कि तुर्की के सुल्तान के अधिकार को नहीं छीनेंगे, लेकिन उन्होंने जब है जो सेवर्स की संधि हुई उसके बाद उन्होंने उनके सारे अधिकार छीन लिए और भारतीय मुसलमान इससे जो है बहुत क्षुब्ध हुए। ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया और महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। दिए गए विकल्पों में पश्चिम बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और जो है वर्साई की संधि 1919 में हुई और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में घटित हुआ था। इन घटनाओं ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम जो है नहीं किया था। अगला सवाल देखिए, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? किसने किया था ऐसा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इनका नाम था जो है असुरवनीपाल। ठीक है, असुरवनीपाल इनका नाम था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक असीरियन राजा थे असुरवनीपाल, इनका नाम था। टाइम पीरियड 668 से 627 ईसा पूर्व। इन्होंने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की और इस पुस्तकालय में इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और जो है कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हुए थे और उन्होंने जो है लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भी भेजा था। अगला सवाल देखिए, 1940 के तिभागा आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, इसकी मांग क्या थी ये आपको बताना है। इसकी क्या मांग थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? इन्होंने मांगा था कि फसल का एक तिहाई हिस्सा जो है बटाईदारों को दिया जाएगा। फसल का जो एक तिहाई हिस्सा था वो जो है बटाईदारों को दिया जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल में तिभागा आंदोलन 1946-47 के बीच में हुआ था और तिभागा का शाब्दिक अर्थ है फसल का तीसरा हिस्सा। यह आंदोलन उत्पादन के हिस्से को कर के रूप में आधे से एक तिहाई हिस्सा बटाईदारों को देने के लिए था, जो परंपरागत रूप से जोतदार मध्यम भूस्वामी को दिया जाता था। यह आंदोलन उत्तर बंगाल में शुरू हुआ था और पूर्वी बंगाल के दिनाजपुर और रंगपुर जिलों में तथा पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी और मालदा तक फैल गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये कालीबंगन राजस्थान में मिलते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सैंधव सभ्यता के हड़प्पा पुरास्थल के कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। इसका उत्खनन जो है बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने किया था। यहाँ से चूड़ी निर्माण, टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी की चूड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने, बेलनाकार तंदूर आदि के जो है साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल देखिए, 21 नंबर का सवाल है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? जब मैं आपको होमगार्ड पढ़ा रहा था और यूपीपी के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ये सवाल कराया था। ये जो है 1907 में झारखंड में साक्षी नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब ये जो है जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्थापना हुई थी। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना जो है जमशेद जी और जो है नुस्खान जी टाटा। देखिए, नुसरान जी लिखा रहता है ऐसा, नुसरवान जी करके, और कहीं कहीं नुस्खान जी भी लिखा रहता है। तो जमशेद जी टाटा ने किया था और 26 अगस्त 1907 को सर दोराब जी टाटा ने टिस्को को जमशेदपुर में स्थापित किया था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया और 1912 में जमशेद जी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन
शासन शुरू किया। अगला सवाल देखिए 1776 में थॉमस पेन के द्वारा, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, थॉमस पेन के द्वारा एक प्रभावशाली जो है पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। और ये कौन सा जो है पैम्पलेट था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका नाम है कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस याद रखिएगा, थॉमस पेन के द्वारा जो है कॉमन सेंस लिखा गया था। 9वीं 10वीं की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सवाल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मिस मत करिएगा, इसको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला सवाल देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। सामान्य ज्ञान जो है ये थॉमस पेन के द्वारा 1776 में लिखा गया था और इंग्लिश में इसको कॉमन सेंस कहते हैं। यह प्रभावशाली पैम्पलेट जो है इसके प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। थॉमस पेन ने उपनिवेशवादियों को यह समझाने के लिए सामान्य ज्ञान लिखा कि उन्हें ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि उपनिवेशों को अपने लिए किस प्रकार की सरकार बनानी चाहिए थी। अगला सवाल देखिए 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है सशस्त्र क्रांति करना था। तो ये किसने की थी, ये आपको बताना है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी, तो ये वीडी सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1904 में जो है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला भी शुरू किया था और यह उस समय महाराष्ट्र में कार्यरत कई ऐसे मेलों या क्रांतिकारी समाजों में से था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते थे। अगला सवाल देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। रेलवे का जो है भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। तो रेलवे का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव ये पड़ा, देखिए आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखिए दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को भी इतने प्रोत्साहित कर दिया और सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे दिया। तो 2 विकल्प यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। रेलवे ने दूरदराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर में कमी आई, रोजगार सृजन के साथ वस्तुओं के परिवहन में जो है सुलभता आ गई। अगला सवाल देखिए एएसआई के पहले निदेशक कौन थे। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे, तो आप सभी लोग जानते हैं इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको हम एएसआई कहते हैं, इसके पहले निदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसकी स्थापना 1861 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए गए। उस समय के पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। अगला सवाल देखिए कौन सा समझौता भारत व चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः जो है संघर्ष हुआ। तो ये कौन सा समझौता था, ये आपको बताना है। तो उसका नाम है पंचशील समझौता। ठीक है, पंचशील समझौता कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में चीन की यात्रा की और वहाँ शाहतूत के समझौते पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें निम्नलिखित बिंदु थे। एक दूसरे के क्षेत्र और प्रभुसत्ता का आदर करेंगे, अनुक्रमण की नीति का पालन करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण शाहतूत की नीति का अनुसरण करना आदि। किंतु यह समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा और 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अगला सवाल देखिए पंजाब के 1816 में जो है फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। पंजाब में एक फुल्का विद्रोह हुआ था जो 1816 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो नेतृत्व किया था, ऐसा कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अभी मैं क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कि इनमें से कोई नहीं क्यों है। तो इसका ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जींद रियासत की स्थापना जो है 1763 में हुई। फुल्किया मिसल के संस्थापक फूल सिंह के पौत्र गजपत सिंह ने की थी और यह रियासत 376 वर्ग मील में फैली हुई थी और यह रियासत हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों में हुई थी। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय यह रियासत हरियाणा की प्रमुख सबसे रियासत थी। राजा
भाग सिंह के बाद उसका उत्तराधिकारी जो प्रताप सिंह बना, जो अंग्रेज़ों का जो है विरोधी था। और 1814 में प्रताप सिंह ने अंग्रेज़ों के विरोध जो है विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह की सहायता से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1816 में जो है कारावास में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कब की बात कर रहा है ये, तो ये 1816 के फुल्का विद्रोह के नेतृत्व की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, प्रताप सिंह हो जाएगा, इसीलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब सही था। अगला सवाल देखिए, ये भी एक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था। बोल्शेविक कहाँ पाए जाते थे या किनको कहते थे, तो रूस में जो बोल्शेविक पार्टी थी उनके जो सदस्य होते थे उनको बोल्शेविक कहते थे। तो उनका नारा क्या था, तो उनका नारा ये था कि शांति, भूमि और रोटी, पीस, लैंड और ब्रेड, इसके लिए जो है ये संघर्ष कर रहे थे। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा शांति, भूमि और रोटी था। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 के समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने उन्हें निर्वासित कर दिया था। वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे और मार्च 1917 में हुई क्रांति हुई और वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचे। तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उन्होंने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम पूरा स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। अगला सवाल देखिए, 1854 का वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित है। तो वुड डिस्पैच जो आया था ये किससे संबंधित था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये था मॉडर्न जो है शिक्षा और जो है भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, और इसके माध्यम से जो है आपका एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुधार भी हुआ। लेकिन हम 2 ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं ये बहुत ही सटीक मिल रहे हैं, तो हमारा जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 1854 का वो डिस्पैच जो था यह आधुनिक शिक्षा तथा भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित था। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना बनाई, जिसे प्रायः जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें की प्रमुख जो सिफारिशें थी ये निम्नलिखित थी। सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है, अर्थात सरकार कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का प्रसार करे। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और महिला शिक्षा को भी समर्थन दिया गया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि हिटलर की आत्मकथा, जिसे जर्मनी के लिए उसकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था मीन कैम्प। ठीक है, उसका नाम था मीन कैम्प, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हिटलर की जो आत्मकथा थी उसका नाम जो है मीन कैम्प था और जिसमें जर्मनी के लिए उसकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था। 1923 में गणतंत्र का तख्ता पलटने के प्रयास में हिटलर को 5 वर्ष की सजा हुई थी। उसने कारावास की अवधि का उपयोग मीन कैम्प नामक पुस्तक लिखने के लिए किया था, जिसमें उसने बहुमत शासन की संसदीय प्रणाली की आलोचना करते हुए विशुद्ध जर्मन प्रजातंत्र की अपनी कल्पना जो है प्रस्तुत की थी। अगला सवाल देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, मतलब जैसे भारत के एकीकरण के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, वैसे इटली के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इनका नाम हो जाएगा ग्यूसेप मेजनी। ठीक है, मेजनी को जो है इटली के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सभी आपको एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए इटली एकीकरण के जनक के रूप में ग्यूसेप मेजनी को जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1807 में जिनेवा में हुआ था। युवा क्रांतिकारी मेजनी कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य थे। इन्होंने 2 भूमिगत संगठनों, पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा जो है बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इसी कारण इन्हें जो है इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। इटली को राष्ट्र शिरोमणि बनाने का सपना बहुत हद तक था और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध उदारवाद और राष्ट्रीयता को मिली सफलता से ये पूरा हो सका। अगला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था और किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच ये उत्पन्न हुआ था, ये आपको बताना है। ताना भगत आंदोलन कहाँ पर था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये झारखंड। ठीक है, झारखंड में इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए झारखंड राज्य के आदिवासियों के बीच उत्पन्न ताना भगत आंदोलन बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुआ था। उराव आदिवासियों के बीच फैल गया। यह 1914 में एक पंथ के रूप में शुरू हुआ और जिसने जो है केसरवाद, मांस, मदिरा एवं जो है
आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम की खेती की वकालत की, जिसने अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जा रहा था। कौन? ये भूमि उमी जो है ये अंग्रेज अधिग्रहण कर लेते थे। ताना भगत की जांच ब्रिटिश सरकार के दमन और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद खत्म हो गई थी। आपको बताना है कि ताना भगत आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था। अगला सवाल देखिए, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। तो मगध को जो है गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गिरिव्रज को नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है राजगिरी लिखा गया है। तो चाहे राजगिरी बोलिए या गिरिव्रज कहिए, ये एक ही बात है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चाहे राजगिरी कहा जाए या गिरिव्रज कहा जाए, ये सभी किसके नाम थे? तो राजगीर के जो है प्राकृत नाम थे। देखिए, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम जो है राजगिरी था। राजगीर शहर प्राचीन राजगिर मगध की पहली जो है प्राचीनतम राजधानी थी। उदयन के द्वारा राजगीर से पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। यह स्थल हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजगीर का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का घर। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी? रत्नागिरी, विपलांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी। अगला सवाल देखिए, वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। ये आपको बिहार SCRT में देखने को मिल जाएगा। क्लास 9वीं और 10वीं में आपको जो वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन है, तो येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत की और इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दे दी गई। इसने वियत मिन्ह की स्थापना की। तो यहाँ पर जो है कई सारे विकल्प सही हो रहे हैं। तो ये आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। येन बाई विद्रोह 10 फरवरी 1930 को फ्रांसीसी औपनिवेशिक सेना के खिलाफ वियतनामी सैनिकों का सशस्त्र विद्रोह या वियतनाम क्वेन डैन डांग। ठीक है, वियतनाम नेशनलिस्ट पार्टी को फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा मौतें, गिरफ्तारियों, जेलों में और फांसी की सजा से भारी क्षति हुई, जबकि वियत मिन्ह की स्थापना 1941 में हुई थी। वियतनामी क्रांतिकारी सेना का ध्वज 1947 तक प्रयोग में चलता रहा, जो लाल और पीला रंग का था, जिसमें लाल उसके संघर्ष का तथा पीला वियतनामी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था। अगला सवाल है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्य निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो यूरोप में जो 1848 की क्रांति हुई थी, इसमें इसका जो मुख्य मांग था ये कौन सा था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे जो मुख्य मांगे थी, इनका कहना था कि जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए और लोकतंत्र आना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो है यहाँ पर राजतंत्र ही चल रहा था। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः आर्थिक समानता, समाजवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और जो है सहिष्णु राजनीति सुधार और लोकतंत्र से प्रेरित थी। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित थी और किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की क्रांति हो रही थी, जिससे 1848 की उदारवादी क्रांति कहा जाता था। फरवरी 1848 क्रांति के कारण फ्रांस के राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। और यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक ये स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, इन देशों के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने भी संविधानवाद के मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया था। तो 1848 में पूरे यूरोप में जो है जगह जगह पर क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। और अगर इसमें से माने, वैसे आयोग ने इसको सी ही माना था, लेकिन अगर इसको माने तो सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा ये आपका इसका जो है डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो द हिंदू किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा ये लिखा गया था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना की और 1889 में इसे दैनिक समाचार पत्र बना दिया। वित्तीय स्थिति सही न होने के कारण 1898 में द हिंदू से वे अलग हो गए और इस समाचार पत्र ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को एक निश्चित दिशा जो है प्रदान की थी। अगला सवाल देखिए, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, जहां पर दोनों में जो है सुलह वलह हो गई थी, उस टाइम पर अगर हम बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में जो है
कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए, अतः इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों ने निभाई थी। इन दोनों नेताओं का मानना था कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा भारत में स्वशासन की स्थापना जो है की जा सकती है। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? भारत के व्यापार संतुलन को प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे प्रभावित किया, ये आपको बताना है। देखिए, निर्यात हो नहीं रहा था, तो निर्यात की कमी के कारण जो है व्यापार में घाटा हुआ, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के व्यापार संतुलन को निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ और इसे प्रभावित किया प्रथम विश्व युद्ध ने। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क जो है बढ़ा दिया गया, आयकर भी शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया था। उसी समय फ्लू जैसी महामारी भी फैल गई थी। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपनिषद। उपनिषद में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर जो है चर्चाएं शामिल हैं। अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। अगला सवाल देखिए, स्टेलिनग्राद की लड़ाई जो है किसके किसके मध्य मानी जाती है? तो इसकी लड़ाई जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो लड़ाई हुई थी ये जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी, तो इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। पहला सवाल है कि इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया, मतलब पुनर्जागरण का काम जो है ये कौन से भाषा के साहित्य ने जो है की रुचि में जो है इन्होंने जागृत किया। जब इन्होंने इस साहित्य को पढ़ा तो इनके अंदर थोड़ा सा जो है जागृति आई और फिर जो है पुनर्जागरण काल शुरू हो गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये लैटिन एवं ग्रीक भाषा में जो साहित्य लिखे गए उनसे बहुत सारे जो है लोग जो है प्रभावित हुए और पुनर्जागरण की दिशा में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। देखिए यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इटली में पुनर्जागरण ने जो है लैटिन एवं ग्रीक यूनानी भाषा एवं साहित्य में जो है रुचि जागृत किया और सभी लोग इसमें जो है लिखने लगे। इटली में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इन विश्वविद्यालयों जैसे पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय में कानून के साथ साथ मानविकी विषयों की पढ़ाई होती थी। फ्रांचेस्को पेट्रार्क का मानना था कि प्राचीन काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अतः प्राचीन सभ्यता की लैटिन भाषा की पांडुलिपियों को खोज जो है पुनः प्रारंभ हुई। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के साथ ही इटली में बहुत से विद्वान आए और ग्रीक भाषा और साहित्य को बढ़ावा मिला। प्लेटो एवं अरस्तु जैसे दार्शनिक के ग्रंथों को पढ़ा गया। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, तो कितने पार्ट में बटी हुई थी ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये हमारा जो है फ्रांस है, तो यहाँ पर जो है 3 पार्ट में, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, ठीक है। इसमें आपका जो है ये सामाजिक संरचना जो है ये बटी हुई थी। तीसरे स्टेट में जो है ये आपके जन सामान्य के लोग आते थे और टैक्स भी यही देते थे। पहले वर्ग में जो है कुलीन लोग आते थे और दूसरे वर्ग में जो है चर्च के पादरी लोग आते थे, जो ये लोग जो है टैक्स नहीं देते थे। और जो तीसरे वर्ग के लोग थे, जो सामान्य और वकील वगैरह, ये सभी जो रहते थे ये तीसरे स्टेट में रहते थे और ये सभी जो है टैक्स देने का काम करते थे। तो ये 3 स्टेट में बटी हुई थी। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है 17वीं से 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना 3 स्टेट में जो है विभक्त थी। प्रथम स्टेट में पादरी वाले और राजा वगैरह ये सभी आते थे। दूसरे स्टेट में जो है चर्च के जो है कुछ कुलीन वर्ग और जो है जाने माने जो कुलीन वर्ग तथाकथित थे वो, और तीसरे स्टेट में जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर आदि आते थे। और केवल जो है तीसरा स्टेट ही टैक्स पे करता था। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्तांतरित जो वर्साई की संधि थी इसने जो है जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने अपने उपनिवेश खो दिए। ये बिल्कुल सही है। जितने भी इनके उपनिवेश थे इसको फ्रांस और ब्रिटेन ने सब में आपस में बांट दिया गया। क्षतिपूर्ति की राशि जो है काफ़ी ज़्यादा थी, इससे जो है सैन्यकरण कर दिया गया और जो है इसका तीनों विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अब आप ये पूछेंगे कि ये सवाल पूछा कहाँ से गया था। तो जब आप जो है कक्षा 9 और 10 की हिस्ट्री की किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सवाल दिए गए हैं। सवाल क्या दिए गए हैं, उसमें पूरा ये टॉपिक दिया गया है, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, और इसी में जो है आपका इटली में जो है पुनर्जागरण काल कैसे हुआ, ये सभी यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से सवाल बहुत ज़रूर आप पढ़िएगा। ये पूरा आपका जो 9वें 10वें का जो है चाहे वो SCERT की बुक हो चाहे NCERT की बुक हो, दोनों में थोड़ी बहुत भिन्नताएं दी गई हैं। और वियतनामी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह ये सभी जो है SCERT में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्तांतरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि इसकी शर्तें जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी, और यही कारण था कि जो है आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। देखिए, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% जो है कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी। युद्ध के कारण हुई तबाही की क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 6 अरब पाउंड की जो है अत्यधिक धनराशि जर्मनी पर जो है थोप दी गई थी। देखिए, जर्मनी के साथ में ऐसे और भी देश थे जो लड़ रहे थे, लेकिन केवल और केवल जर्मनी को ही जो है जिम्मेदार माना गया, और सबसे ज़्यादा जो है भरपाई इन्हीं से की गई। इसीलिए जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो है फिर से शुरू हुआ जब हिटलर आया। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। जनजातीय तिलका मांझी जनजाति थे, कान्हू मुर्मू भी थे, लेकिन CR दास जो थी ये जनजातीय नायक नहीं थे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, CR दास ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिक, पत्रकार, वकील एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की थी। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जतरा भगत, जतरा उराव, ये सब ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जो है जनजातीय नायक थे। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता, समान नियमों एवं समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी समाज बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह कौन सा है। तो इसकी जो बात की थी, स्वतंत्रता और समान नियमों समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को किसने दिया था, तो ये थे जो है जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित फ्रांसीसी समाज की यहाँ पर कल्पना जो है जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, टू मतलब में राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो है जॉन लॉक ने अपनी कौन सी पुस्तक में जो है राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। तो इसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है इसलिए ट्रीटाइजेस लिखा हुआ है। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने जो है राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। रूसों ने उसे आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित जो है सरकार का प्रस्ताव बनाने को रखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, तो ये जो है रूसो ने लिखा था। देखिए, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सुमिलित है। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा जो है युग्म सुमिलित है। देखिए, टाइद जो था, अब देखिए एक है टाइल और एक है टाइद, तो जहाँ पे लास्ट में दा आ जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये धार्मिक कर हो जाएगा। ये जो है चर्च के द्वारा वसूला जाता था, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। टाइल जो था ये अप्रत्यक्ष कर था। ठीक है, जहाँ पर ला आ जाएगा ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उस टाइम जो लिब्रे थी ये फ्रांस की मुद्रा थी। तो ये सभी आपके जो है सुमेलित हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सही हो जाएगा। तो इनमें से जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की कर एवं मुद्रा व्यवस्था, देखिए टाइद जो थी इसे जो है धार्मिक कर के रूप में जो है चर्च वसूलता था, और यह जो है कृषि उपज का 1/10 होता था। अब देखिए, टाइल जो था ये प्रत्यक्ष कर था, सीधे राज्य को दिया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर था, और लिब्रे जो थी ये फ्रांस की मुद्रा थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, तो ये अप्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो इसीलिए डी विकल्प इसका सही हो गया। देखिए, अब ये दो टैक्स तो लगते ही लगते थे, टाइद और टाइल। इसके अलावा भी कई सारे जो है अप्रत्यक्ष टैक्स जो है लगते थे रोजाना जो है रोजमर्रा की वस्तुओं पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को जो है ठुकरा दिया था। तो नवंबर 1917 में रूसी बोल्शेविक पार्टी या रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाई, किंतु उन्हें बहुमत नहीं मिला। अतः जनवरी 1918 में असेंबली ने जो है
असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत यह था कि निश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की सहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जो है जर्मनी से संधि कर ली थी और ये जो है पहले विश्व युद्ध से इसी संधि के माध्यम से जो है बाहर हो गए थे। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, 1918 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब या बॉम्ब का दर्शन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखा। इसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था। 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। अब देखिए, अगला सवाल है कामागाटू मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू जो है एक जहाज़ था। तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पूरा जो है माजरा क्या था। वैसे भी ये जान लीजिए एक पानी का जहाज़ था जिससे कामागाटू मारू नाम दिया गया था। तो ये आपका ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कामागाटा मारू एक जहाज़ था। कामागाटा मारू की घटना 1914 में उस समय घटित हुई जब कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्री जापानी समुद्री जहाज़ कामागाटा मारू में बैठकर हांगकांग से रवाना हुए और जब यह जहाज़ याकोहामा पहुंचा तब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। और जब यह जहाज़ वैंकूवर पहुंचा, जहाँ वैंकूवर कहाँ पे है तो कनाडा में, तो कनाडा की सरकार ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। विभिन्न प्रतिबंधों के चलते जहाज़ को वापस भारत की ओर लौटना पड़ा। इसके बाद जब जहाज़ बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो यात्रियों और पुलिस में झड़पें हुई। इसमें कुछ यात्री जो है मारे भी गए थे। तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने ये जहाज़ किराए पर लिया था। एक जापानी जहाज़ था कामागाटा मारू जो इसका नाम था और ये जापान जाने के लिए इन्होंने लिया था। अगला सवाल देखिए, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 10वां जो जवाब 10वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा नागपुर सेशन 1920। ठीक है, 1920 में हो जाएगा ये। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1920 नागपुर के अधिवेशन में संसदीय बोर्ड या कांग्रेस कार्य समिति का गठन जो है किया गया था और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को घोषित किया था। अगला सवाल देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ई वी रामास्वामी नाइकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, इन्हीं का ये आंदोलन था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन या स्वाभिमान आंदोलन के पुरोधा ई वी रामी नाइकर जो पेरियार थे। पेरियार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी और संस्कृत शास्त्रों के गंभीरता से अध्ययन किया और एक दावत में उन्होंने देखा कि निम्न जातियों तथा उच्च जातियों को अलग अलग बैठाया गया था। अतः उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत थे जिनका ब्राह्मणों ने अधिग्रहण कर लिया। पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। अगला सवाल देखिए, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया सवाल है कि जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन जो है कब किया गया था? नाजी यूथ लीग का जो गठन है ये कब किया गया था? तो देखिए कि 1922 में नाजी यूथ लीग का गठन किया गया और 4 साल बीतने के बाद 1926 में इसका नाम जो बदल कर दिया गया था वो हिटलर यूथ लीग जो है कर दिया गया था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जर्मनी में हिटलर ने 1922 में नाजी यूथ लीग का गठन किया और 1926 में इसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया था। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे और युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत जो है एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया था और बाद में उन पर जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया। देखिए, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध जो है प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का जो है गठन किया था? तो ये इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ओसवाल्ड मोजले हो जाएगा। ओसवाल्ड मोजले हो जाएगा। ये सभी आपको जो है अगर आप क्लास 9th और 10th की SCERT और NCERT पढ़ेंगे तो एक एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे और ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, ओसवाल्ड मोजले फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इंग्लैंड की
संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और इन्होंने काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। यह एक अर्धसैनिक रक्षा दल था। ये अक्सर कम्युनिस्ट और यहूदी समूहों के साथ मिलकर दंगे और हिंसक गतिविधियां करते थे। अगला सवाल देखिए, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इन्हें त्यागपत्र जो है क्यों देना पड़ा था? तो इसका कारण था कि यहाँ पर रेडिकल नेता जो है ये आपके नाराज़ हो गए और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेब के षड्यंत्र के कारण और फ्रांस में हुए जो है गृहयुद्ध के कारण। तो इसका कई सारे जवाब सही हो रहे हैं, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समाजवादी नेता लियो ब्लूम फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले यहूदी थे। उन्होंने स्पेनिश गृहयुद्ध के समय जो है गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। उनकी योजनाओं के कारण फ्रांसीसी व्यापारी रूढ़िवादी नेता नाराज हो गए। फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण सीनेट में बहुत बहुमत जो है प्राप्त रेडिकल सोशलिस्ट नेताओं ने ब्लूम को आपातकालीन डिक्री शक्तियां देने से मना कर दिया। इस प्रकार देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोते पद के जो है षड्यंत्रों के कारण लियो ब्लूम को जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगला सवाल देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? भाई जो रक्त और लोह की नीति अपना चुका है वो कौन सी नीति अपनाएगा? तो शांति और निर्माण की नीति। कौन सी? शांति और निर्माण की नीति। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का परित्याग कर दिया और शांति और निर्माण की नीति अपनाई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को स्थापित किया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम एवं उसकी कार्यवाहियाँ बाकी जर्मनी के लिए मॉडल बन गया। अगला सवाल देखिए 1904 में हुए हार्दिक समझौते में कौन सा देश शामिल नहीं था, ये आपसे पूछ रहा है। अब एक नंबर का सवाल तो यहाँ से बन जाएगा कि हार्दिक समझौता आपका कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। और इसमें कौन सा देश जो है शामिल था ये आपको बताना है। तो देखिए, हार्दिक समझौता जो हुआ था इसमें फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे। फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे, इसीलिए डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर शामिल नहीं था पूछता तो इटली जो है शामिल नहीं था। अगला सवाल देखने से पहले इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए 1904 में जो हार्दिक समझौता हुआ था जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे। इस समझौते ने जर्मन आक्रमण के सामने फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत की। इस समझौते के माध्यम से समुद्र में मछलियां पकड़ने एवं औपनिवेशिक सीमाओं के संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया और मिस्र पर ब्रिटेन के अधिकार तथा मोरक्को पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता दे दी गई। 1815 में वियना की संधि के दौरान कौन सा देश जो है शामिल नहीं था? जब वियना की संधि हुई 1815 में तो वहाँ पर जो है कौन सा देश शामिल नहीं था? तो अगर हम बात करें तो वियना की संधि में जो है पोलैंड शामिल नहीं था, बाकी प्रशा और जो है रूस या प्रशिया या रूस जो है शामिल था। तो आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए 1815 की वियना की संधि में पोलैंड शामिल नहीं था। इसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियाँ जो है इसमें शामिल थी। वियना के एक सम्मेलन का आयोजन इसमें किया गया जिसकी अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना की संधि तैयार की। संधि के अनुसार फ्रांस में बूर्बो वंश को बहाल किया गया और फ्रांस की सीमा पर कई राज्य जो है बहाल किए गए। अगला सवाल देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म जो है सही था? लाल, काला और सुनहरा तिरंगा ये 1848 में उदारवादियों का राष्ट्रवादी झंडा था। उगते सूर्य का मतलब एक नए युग का सूत्रपात, बलूत पत्तियों का मुकुट मतलब बहादुरी। तो ये सभी सही हैं, डी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए लाल, काला और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों ने ड्यूक्स ने जो है प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। और उगते सूर्य की किरण जो है ये एक नए सूत्रपात मानी जाती थी। बलूत पत्तियों का जो मुकुट था यह बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। टूटी हुई बेड़ियां मतलब आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच जो है जर्मन साम्राज्य की जो है प्रतीक शक्ति। तलवार मुकाबले की तैयारी और तलवार पर लिपटी जैतून की डाल ये शांति की चाह। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? 19 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसने लिखा था? तो इसमें जो है अब देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो पुस्तक लिखी है किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, कई सारे जो है व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है। तो इसका ई विकल्प जो है आयोग के द्वारा सही माना गया था। देखिए सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त सुमित गुहा ने अपनी पुस्तक द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में लिखा था। कोष्ठी समुदाय भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बुनते थे। वे मैनचेस्टर से बड़ी मात्रा में जो है आने वाले कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने अपना मूल निवास स्थान
छोड़कर बिहार की ओर पलायन किया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो है भारत का दबदबा था, ऐसा कहा गया है। या अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, ऐसा कहा जा रहा है। या फ्लाइंग शटल के आने से जो है हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में जो है सुधार हुआ। तो इसका देखिए यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, जैसे ये हो गया और ये और सी भी हो गया। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, हम देखते हैं। 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना हुआ था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो के अनुसार भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकी, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट होने लगी, लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि जो है औद्योगिकरण के दौर में इंग्लैंड में कपड़ा बुनने और काटने वाली मशीन जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का विकास हो गया। और फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता जो है इसमें सुधार हो गया। मशीनों के आने के कारण भारतीय कपड़ा बुनकरों का पतन होने लगा, जिससे भारतीय कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। इसके अतिरिक्त अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात भारतीय कपास के निर्यात में वृद्धि आ गई, क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कपास प्राप्त होना संभव नहीं था, अतः ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा। अगला सवाल देखिए, 1873 में रचित गुलामगिरी पुस्तक की जो है किसके उदाहरणों को जो है निष्प्रभावी करती है। तो इसमें किस चीज़ की बात की गई थी, तो देखिए इसमें देखिए निम्न जातीय जो विभेद हो रहा था और धार्मिक असमानता जो हो रही थी, और हम ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक ताने बाने की जटिलता भी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी 1873 में लिखी गई थी, और ये जो है निम्नलिखित धारणाओं को निष्प्रभावी करती है, जिसमें निम्न जातीय विभेद, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध, सामाजिक ताने बाने की जटिलता। गुलामगिरी पुस्तक को फुले ने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस प्रकार उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। अगला सवाल देखिए, स्टालिनग्राद की लड़ाई। स्टालिनग्राद की लड़ाई जो है ये किसके बीच हुई थी, तो ये जो लड़ाई हुई थी वो जो है जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी, और जर्मनी और रूस कहीं भी इसमें दिखा नहीं है, इसीलिए जो है ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की बात हो रही है। 1942 में ये लड़ाई हुई थी, जिसे हम स्टालिनग्राद की लड़ाई कहते हैं। इसमें जो है जर्मनी और जो है जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, जो आप रूस है, ये आमने सामने थे। देखिए स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942 में जर्मनी एवं सोवियत संघ के मध्य हुई थी। इस युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण हिटलर द्वारा मास्को पर कब्जा करने के उद्देश्य से सोवियत संघ पर हमला करना था। अगला सवाल देखिए, बेला चमेली की क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से कौन से देश से है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो माना गया है इसका संबंध जो है ये ट्यूनीशिया से है। ठीक है, ट्यूनीशिया एक देश है, उससे जो है ये बेला और चमेली की क्रांति का संबंध है, तो इसका कोई भी जवाब जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बेला चमेली की क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से है, इसे ट्यूनीशियाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक प्रतिरोध का यह 28 दिन तक चलने वाला गहन अभियान था, जो 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद ऑफ जीजी नामक फल विक्रेता के आत्मदाह से शुरू हुआ था, जिससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता, खाद्य संकट और शोषणकारी नीतियों का अंत हुआ। इस तरह 14 जनवरी 2011 को तानाशाह जीन अल आबिदीन बेन अली को शासन सत्ता छोड़ना पड़ा और देश का लोकतंत्रीकरण हुआ। यह अरब स्प्रिंग का पहला सफल आंदोलन था। अगला सवाल देखिए, रोम चलो का नारा जो है किसने दिया था, तो रोम चलो का नारा जो है किसने दिया था, तो यह मुसोलिनी ने दिया था, याद रखिएगा मुसोलिनी ने दिया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रोम चलो का नारा इटली के फांसीवाद नेता मुसोलिनी ने दिया था। 1922 को मुसोलिनी ने अपने 10,000 शस्त्रधारी फांसीवादियों के साथ रोम शहर में आ गए और इटली के प्रधानमंत्री सम्राट से मार्शल लॉ लागू करने का आग्रह किया, लेकिन सम्राट ने ऐसा करने से मना कर दिया और फांसीवादी सेना ने रोम पर धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सम्राट ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दे दिया। देखिए अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा है। वैसे तो बहुत लोग इसको 51 मानते हैं, बहुत लोग जो है 50 मानते हैं, लेकिन जो इसका सही जवाब है, जो आयोग ने माना है, वो जो है इसका 50 ही माना है, तो इसका 50 ही जो है हम सही मान लेंगे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इसकी स्थापना जो है 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार आदि विषयों पर कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है?
हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है ये किसका समाचार पत्र है, ये आपको बताना है। तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा का है, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा का था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था। हिंदुस्तान टाइम्स जो है के.एम. पडिक्कर का था। नेशनल हेराल्ड जो है, जो अभी केस भी चल रहा है इसका, तो ये जवाहरलाल नेहरू का था। और उदंत मार्तंड जो था ये जुगल किशोर का था। अगला सवाल देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है ये लेनिन को जाता है, जो बोल्शेविक पार्टी के मुखिया थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। कब इन्होंने लागू किया था? तो आप ये भी याद रखिएगा, 1921 में लेनिन ने इस नीति को शुरू किया था। और एक मुक्त बाजार और पूंजीवाद राज्य के नियंत्रणाधीन होंगे, जबकि सामाजिक राज्य उद्यम के आधार पर काम करेंगे, ये ऐसा लेनिन ने कहा था इस नीति में। लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। आर्थिक नीति मुख्यतः एक नई कृषि नीति थी। अगला सवाल देखिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण के संबंध में अगर हम देखें तो यहाँ पर मुक्त व्यापार और जो है आर्थिक सुधार, ये आपकी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में उभरकर सामने आई है। भूमंडलीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक और वैज्ञानिक विकास होता है। इसके साथ ही लोगों के बीच विचारों, भूमिकाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं आदि का आदान प्रदान होता है। इसे मुख्यतः 5 प्रकारों राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, किस घटना से यह सिद्धांत जो है निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपना मांग जो है स्वयं पैदा कर लेती है? तो ये जो 1929 की महामंदी थी, इसने ऐसा साबित कर दिया और यह निष्प्रभावी कर दिया कि जो है पूर्ति अपना मांग जो है स्वयं पैदा कर लेती है। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। जेबी से का कथन पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया। अमेरिका में आई विश्वव्यापी मंदी के कारण कीमतों में कमी आ गई। अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के मध्य लगभग 1,10,000 जो है कंपनियां नष्ट हो गई। अगला सवाल देखिए, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। तो किसको जो है ब्रिटेन में कृषि शिल्पकार के रूप में जाना जाता था? कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉबर्ट वेस्टन को भी और जेथरो टुल और लॉर्ड टाउनसेंड को भी, इन सभी को जो है कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में ब्रिटेन में जाना जाता है। और तो इसका डी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उसके पहले हम इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में रॉबर्ट वेस्टन, जेथरो टुल, लॉर्ड टाउनसेंड और आर्थर यंग को जाना जाता है। रॉबर्ट वेस्टन ने 3 खेत प्रणाली को घाटों से उबारने में अहम भूमिका निभाई। जेथरो टुल ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। टाउनसेंड ने 3 फसल प्रणाली की जगह पर 4 फसल पद्धति को अपनाया। इसने गेहूँ, शलजम, जौ और लौंग बोने की परंपरा शुरू की। आर्थर यंग ने जो है कृषि जोत के आकार को बड़ा करने पर जोर दिया। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक लड़ा गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है, 1914 से 1918 के बीच में। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अमेरिका, जापान, ये सभी लड़ रहे थे। और जबकि धुरी शक्तियाँ, केंद्रीय शक्तियाँ जो थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश इसमें शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी और इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। और इसके बाद से ही सभी देश जो है अपने डिफेंस पर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्च करने लगे थे। देखिए, कह रहा है औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो कौन सा उद्योग था? तो ये वस्त्र कपास उद्योग था। सी विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा जो की थी 1917 में की थी, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी और दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। दमनकारी और बागान व्यवस्था, तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन भी किया था। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम छापाखाना किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपको बताना है। तो भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1557 ईस्वी पुर्तगाली। 1557 ईस्वी पुर्तगाली। तो ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था और पुर्तगालियों द्वारा प्रथम छापाखाना 1557 ईस्वी में स्थापित किया गया। गोवा में जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी और 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 से अधिक किताबें छप चुकी थी।
अगला सवाल देखिए 35 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का जो है सदस्य था। इनमें से कौन जो है पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था, ये आपको बताना है। तो लॉयड जॉर्ज, वुडरो विल्सन और ऑरलैंडो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस के जो थे ये जॉर्जेस क्लेमेंसियो, इटली के जो है ऑरलैंडो, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन। ये सभी जो है इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें से डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लॉयड जॉर्ज कहाँ से, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, और वुडरो विल्सन अगर देखा जाए तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और ऑरलैंडो जो थे ये इटली के थे। तो यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषद के सदस्य थे ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंसियो, इटली के ऑरलैंडो और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें बिग 4 के रूप में भी जाना जाता है। जनवरी 1919 में पेरिस शांति समझौता पेरिस के ठीक बाहर वर्सेल्स में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए यह बैठक जो है आयोजित की गई थी। देखिए अगला सवाल देखिए, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 1878 हो जाएगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 1878 में लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, और 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट संपादक को प्रतिबंधित करने का व्यापक मिल गया। अगला सवाल देखिए 37 नंबर का सवाल है कि जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड जो है किस दिन हुआ था। तो उस दिन कौन सा दिन था, तो इस दिन जो है बैसाखी का दिन था, और ये डेट थी 13 अप्रैल 1919, कभी भूलिएगा मत, 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। तो बी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गाँव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुआ थे। काफ़ी लोग ब्रिटिश दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए भी गए थे। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर मैदान से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। अगला सवाल देखिए 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आह्वान किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था, तो ये जो है महात्मा गांधी ने किया था। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन अगस्त 1912 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से शुरू किया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। इसी समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई इलाकों में और कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में साल भर लग गए थे। अगला सवाल देखिए 39 नंबर का सवाल है कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक जो है प्रारंभ की। किसने जो है भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पुर्तगाली हो जाएगा। यही विकल्प जो है आयोग के द्वारा सही माना गया है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक छपाई तकनीक की प्रारंभ की थी। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। जो जेसुइट पुजाइयों ने पहले जो है कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबों को जो है प्रिंट किया था, और इसके बाद ही जो है अंग्रेजी भाषा में प्रेस भारत में जो है काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। 18वीं सदी में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने जो है बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका जो निकाली थी, इसी का संपादन जो है शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो है ये कौन लेकर आए थे, तो ये ईसाई कह रहा हूँ, ये जो थे पुर्तगाली ही लेकर आए थे, याद रखिएगा। और अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक जो है विकास नहीं कर पाया था। 18वीं सदी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का जो है संपादन शुरू किया था। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आखिरी सवाल है इस सेशन का। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को जो है स्थान मिला था, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है सुल्तान अहमद खां भी थे, और सर चमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ भी थे, और पंडित जगत नारायण भी थे। तो ये आपका तीनों ही थे, याद रखिएगा। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें ये तीनों शामिल थे, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1919 में प्रस्तावित रौलट एक्ट के खिलाफ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल को जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी के 8 सदस्यों में 5 अंग्रेज थे, जबकि 3 भारतीय, सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, और इसके अलावा जो है
है पंडित जगत नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का जो है गठन किया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम जो है भूगोल के जो है या ज्योग्राफी के 40 प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और हम जल्द ही जो है आपके लिए घटना चक्र बीपीएससी का हम पूर्वावलोकन लेकर हाजिर होंगे और इसके साथ ही साथ हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से भी आपको सारे के सारे पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।